तो हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए बड़ा सा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपने नाम की तरह ही बहुत क्लियर है। ठीक है, इसमें कंपाउंड यानी हम एक प्रकार से दो सिंपल माइक्रोस्कोप्स को कंबाइन कर देते हैं। यानी जहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक लेंस रखा जाता है ऑब्जेक्ट की तरफ और एक रखा जाता है आँख की तरफ। मतलब एक लेंस जस्ट आँखों के सामने पड़ेगा और एक लेंस जस्ट ऑब्जेक्ट के सामने पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट के सामने पड़ता है उसका नाम रखा गया ऑब्जेक्टिव, और उसको ऑक्यूलर भी कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव होता है। और जो आंखों के सामने पड़ा दैट इज आई पीस। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम लिखवा देंगे अभी इसको। ठीक है, तो क्लियर है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, उसमें भी एक जैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है। मतलब दो सिलेंडर होते हैं। मैं थोड़ा सा एक पहले रफ आइडिया दे देता हूँ। मतलब उसमें होता ही है कि एक पतला पाइप होता है, हॉलो पाइप होता है, और इसमें कम फोकल लेंथ वाला लेंस लगाया जाता है। और जो दूसरा वाला होता है, यहाँ पे कोई लेंस नहीं है, और दूसरा वाला जो सिलेंडर होता है वो बड़ा होता है, वो भी हॉलो होता है। तो एक सिलेंडर और इसके अंदर हम दूसरा सिलेंडर रन करा सकते हैं, छोटा वाला, और यहाँ पे ज़्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस लगाया जाता है। मतलब यहाँ एक लेंस यहाँ पे है L1 और एक लेंस यहाँ पे है L2। ठीक है, बेसिकली इसको मैं L2 कह दूँ, इसको L1 कह दूँ, ज़्यादा सही रहेगा। आप समझ रहे होंगे? ठीक है, ओके। तो ये वाला जो कम फोकल लेंथ वाला है ये ऑब्जेक्ट के सामने रहता है। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला है ये आई के सामने रहता है। ठीक है, काम कैसे करता है? एक्चुअली इसकी जो सेपरेशन है वो एडजस्ट की जाती है। यहाँ पे एक पेंच टाइप का लगा होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लाके इस पे सेट कर दिया तो हमने ऊपर से टाइट कर दिया, तो ये पेंच यहाँ पे जाके क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। तो फिर सिलेंडर आगे पीछे सरकता नहीं। सिलेंडर आगे पीछे नहीं सरकेगा तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले लेंस और इस वाले लेंस की जो बीच की गैप है, जिसको हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब ऑब्जेक्टिव, दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज कॉल्ड आईपीस। आईपीस से ऑब्जेक्टिव तक की जो लेंथ होती है उसी को लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगर यही चीज टेलीस्कोप हो, टेलीस्कोप में भी दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आई पीस। डेफिनेशन सेम है, ऑब्जेक्ट के सामने वाला ऑब्जेक्टिव, आई के सामने वाला आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का जो गैप आता है उसको हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कह देते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एक ही बात है, मतलब सेम डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का सेपरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? दोनों केस में सेम होता है। आई पीस क्या है? दोनों केस में सेम होता है। बस फर्क क्या है? माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटी फोकल लेंथ का होता है और आपका और आईपीस जो होता है वो ज़्यादा फोकल लेंथ का होता है। लेकिन इसके अपोजिट टेलीस्कोप में उल्टा हो जाता है। टेलीस्कोप में ज़्यादा फोकल लेंथ वाला ऑब्जेक्टिव रखा जाता है और कम फोकल लेंथ वाला आईपीस रखा जाता है। अब कुछ मूर्खा धीराज पूछ लेते हैं, सर माइक्रोस्कोप को पलटा के लगा ले। ठीक है, तो टेलीस्कोप की तरह काम करना चाहिए, बात तो वही पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब लेंस वाले ऑब्जेक्टिव बात नहीं कर रहा मैं, उसका जो यूज़ की बात कर रहा हूँ, उसको हमें हेवनली बॉडीज़ को देखने। हेवनली मतलब स्वर्ग की अप्सराएं नहीं देखनी। ठीक है, हेवनली बॉडीज़ का मतलब ये है कि सूरज, चांद, तारे ये सब देखने हैं। तो वहाँ वो जो स्टार्स हैं, ठीक है, ये जो लाइटेड एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ें बहुत दूर हैं हमसे। तो इनसे जो लाइट आती है वो इतनी कमज़ोर हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि हमें कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा ही बड़ा एक लेंस चाहिए होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर ले। आई बात समझ? विकेट कीपर जो होता है वो उतना बड़ा दस्ताना का पहनता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वो यूटिलाइज कर सके। बिल्कुल वैसे ही टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा, तब जाके क्लियर इमेज कहीं बन पाती है। थोड़ी लाइट से कैसे इमेज बन पाएगी? आई बात समझ? खैर वो तो जब बात आएगी तब आएगी, तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग माइक्रोस्कोप तक अपने आप को सीमित रखते हैं। तो इस समय हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है मैग्नीफाई करने की वो सिंपल माइक्रोस्कोप से कई गुना ज़्यादा होती है।
यानी आप ये कह सकते हैं कि जो बहुत माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ठीक है, इन सब को देखने के लिए आप सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। यानी कुल मिला के यू कैन से कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होता है। क्यों होता है मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा, वो कई गुना कितने गुना होता है ये भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब हम जानबूझ क्यों नहीं करेंगे, वो बीच रास्ते में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आई बात समझ में? क्लियर है? शुरू किया जाए। हेडिंग डालिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लिखिए इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, it is an optical instrument used to see very minute objects like bacteria etc. ठीक है, ये तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात बता रहा हूँ। इनके भी बड़े भैया एक मौजूद हैं माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का और बढ़िया सिस्टम है, और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होता है उसका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। खैर वो उसकी एटॉमिक फिजिक्स की बात है, यहाँ हम बात नहीं करेंगे, यहाँ हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखवाया? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स लाइक बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखिए it is a double tube system, it is a double tube system consists of, it is a double tube system consists of two convergent lenses, two convergent lenses, capital O and capital E, capital ना लिख लेना, कैपिटल बनाने वाला है ना, कैपिटल O एंड कैपिटल E, समझ गए होगे? O और E का मतलब, O मतलब ऑब्जेक्टिव, E मतलब आई पीस। प्लेस्ड कोएक्सियली, दोनों की एक्सिस मैच करनी चाहिए, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम होना चाहिए। प्लेस्ड कोएक्सियली इन अ टू ट्यूब सिस्टम, इन अ टू ट्यूब सिस्टम, टू ट्यूब सिस्टम, लिखिए फुल स्टॉप लगा दिया। द लेंस O faces the object, lens O faces the object and called as objective lens, lens O faces the object and called as objective lens, full stop. It is an achromatic convergent lens, it is an achromatic convergent lens, अभी बता रहा हूँ क्या होता है achromatic. It is an achromatic convergent lens system of short focal length, of short focal length and a short aperture, शॉर्ट फोकल लेंथ एंड शॉर्ट अपर्चर। एक्रोमैटिक क्या होता है आपको समझा देते हैं, ध्यान से सुनिए। एक्चुअली क्रोमैटिक एबरेशन होती है एक, क्या होता है कि जब वाइट लाइट किसी लेंस के थ्रू पास होती है तो सबको पता है कि मीडियम जो होता है अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बिहेव करता है। तो वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, तो जब लेंस से होके वाइट लाइट गुजरती है तो वास्तविकता ये होती है कि उसके क्या बननी चाहिए? कलरफुल इमेजेस बननी चाहिए, ठीक है। बहुत गौर समझिए इस बात को, शायद ही आपने इस बात पे ध्यान दिया हो। जैसे ये लेंस है, गौर से देखा जाए तो ये लेंस का ऊपरी हिस्सा काम करता है एज अ प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिरेगी, WL यानी व्हाइट लाइट, तो ये व्हाइट लाइट जब जाएगी तो ये 7 कलर में ब्रेक होगी, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 7। कुछ लोग मन में सोच रहे क्या बवाल है यार, अभी तक तो अच्छा खासा था, ठीक है, सब कुछ ठीक चलता था, एक रे बनाते थे। आप अभी तक जो एक रे बनाते थे दैट वाज ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। अगर लाइट एक ही कलर की है तो एक ही रे बनती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग तो यही नहीं बता पाएंगे ये कौन सा कलर है, ये वायलेट है, ये इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेविएट होता है वो वायलेट होता है और सबसे कम डेविएट रेड होता है। भूल गए, सब पढ़ाया लिखा है बेकार। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लेंस बताइए किसी भी ऑब्जेक्ट का व्हाइट लाइट की वजह से ये तो चिछलेदर मचा देगा, अलग अलग कलर की इमेज अलग अलग जगह बनेगी। इसी को कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। आई बात समझ में? ये अलग बात है कि सिलेबस से हमारे जा चुका है, ठीक है, इसी वजह से मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो होता क्या है कि लेंस का इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे हम लोग भी स्पेक्स पहनते हैं तो ये भी जो लेंस होते हैं वे एक्रोमैटिक होते हैं। एक्रोमैटिक का मतलब ये जो कलर वाला बवाल है ना, हम तिवारी जी को देख रहे हैं तो ब्लू कलर के तिवारी जी अलग, ग्रीन कलर के अलग, येलो कलर के अलग, है ना, अलग अलग नहीं दिखेंगे। एक्रोमैटिक लेंस होता है, जिससे क्या होता है ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाती है, ठीक है। तो शब्द आया इसलिए मैंने समझा दिया, अदरवाइज कोई खास आवश्यकता इसकी नहीं थी। लगे यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया कि अगर लेंस में व्हाइट लाइट गिरेगी तो फिर लेंस उस व्हाइट लाइट को क्या करेगा, 7 अलग अलग कलर में तोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेंस खुद भी एक प्रिज्म की तरह काम करता है। खैर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ द अदर लेंस कैपिटल ई, the other lens capital E which is fitted in the inner sliding tube, the lens capital E which is fitted in the inner sliding tube। अब हम टेलीस्कोप में ये सब नहीं लिखवाएंगे, टेलीस्कोप में भी लगभग सिस्टम सेम रहता है, ठीक है, बस लेंस चेंज हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला अलग हो जाता है, आईपीस वाला रिवर्स हो जाता है कुल मिला के, ठीक है। इनर स्लाइडिंग ट्यूब कॉमा comparatively of larger focal length, the other lens E is fitted in the inner sliding tube, comma comparatively of a larger focal length and larger aperture, comma convergent in nature, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द आउटर लेंस E which is fitted in the inner sliding tube comparatively of larger focal length and larger aperture, comma convergent in nature, known as eyepiece lens, ठीक है, comma as during observations eye is placed close to it, eye is placed close to it, eye is placed close to it, ठीक है। The full stop, the separation between objective lens, objective and eyepiece ऐसे लिखो। The separation between objective and eyepiece can be changed by rack and pinion arrangement, can be changed by rack and pinion arrangement, ठीक है, यही होता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आप चाहें तो इसको ऐसा रफली ऐसे बना लीजिए इसको, ठीक है, थोड़ा और मार्क कर दे रहे हैं। ये O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट O, ठीक है, ये I हो गई और ये L का मतलब हो गया लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप,
लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये आपका स्क्रू हो गया, अंडरस्टूड है, इनर सिलेंडर आउटर सिलेंडर, क्लियर है, नोट करिए फटाक से। चलिए हेडिंग डाल दीजिए वर्किंग। अब वर्किंग में फिर से अब वही दो केस आएंगे, कौन कौन से? When final image is formed at least distance of distinct vision, और दूसरा when final image is formed at infinity। बड़े बड़े केसेस हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो आज का यही है कि पहले डायग्राम बनाना ही सीख लो तुम, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाने में ही बैंड बच जाती है। ठीक है, तो स्केल लेके बैठिए, अन्यथा चलिए हेडिंग डाल दीजिए वर्किंग, और उसमें लिखिए केस नंबर 1, सब हेडिंग डालिए। केस नंबर 1, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, पहले तो इत्मीनान से आप देखिए कि क्या बनने वाला है, उसके बाद आप कायदे से समझिए। शुरू करें, चलो देखो यार, सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, फिर एक डॉट डॉट लाइन बनाते हैं। ये डॉट डॉट लाइन क्या है? ये लेंस है बेसिकली। ये डॉट डॉट लाइन एक लेंस है जिसका साइज अभी डिसाइड हम नहीं कर सकते, इस वजह से केवल डॉट डॉट लाइन बना के छोड़ दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बहुत कायदे से। ये 100% हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ये। कंसीडर द सिचुएशन। तो इस ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर O लिखा जाएगा, और इसका जो फोकस होगा वो FO डैश लिखा जाएगा, सेकेंड फोकस FO डैश। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा यहाँ पे वो FO डैश से दूर रखा जाएगा, बियॉन्ड FO डैश रखा जाएगा, ताकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन पाए। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे बना जाते हैं, मार्किंग नहीं करते, टीचर मार्किंग ढूंढता है, और तुम लोग क्या करते हो, बस सीधे मोटा मोटा एरो कहाँ है, रे कहाँ गई, केवल ये ध्यान देते हो, और टीचर उसके उलट क्या ध्यान देता है, मार्किंग क्या है। तो जिसको मार्किंग पता है इसका मतलब उसको आता है, जिसको मार्किंग नहीं पता उसको नहीं आता है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ A और B। ठीक है, एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी लाइट रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जल्दबाजी में बच्चे पहले इसी को टहला देते हैं, पहले इसको टहलाना है, तभी आपको आगे का रास्ता मिलेगा। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आप इससे बनने वाला इमेज कहाँ शो करना चाहते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ। रियल इमेज बनेगी तो मैं बोल्ड बना सकता हूँ, इसीलिए मैंने कल जब लास्ट टाइम पे आपका टेस्ट लेने की बात कही थी, मैं यही करना चाह रहा था कि आप रियल और वर्चुअल इमेज वगैरह के बारे में अच्छे से समझें, अन्यथा आपकी बैंड बच जाएगी डायग्राम बनाते वक्त। ठीक है, तो हम कुछ भी फर्जी नहीं करते। तो ये A डैश हो गया, और यहाँ जो बनेगा वो क्या हो गया, B डैश हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक और डॉट डॉट लाइन बनाएंगे जो कि एक नए लेंस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाली जो रे है उसको स्केल लगा के ऐसे लाना है। गॉट इट? मेरे पास स्केल नहीं है, रे ऊपर नीचे हल्की सी टिल्ट भी हो सकती है, तो मैं जुगाड़ बनाने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक, हंसने की बात नहीं है, बैंड बच जाएगा, मैं बता रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा देखने में। उसके बाद ठीक है, तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना तय है। ठीक है, और अभी आप पेन चला नहीं सकते, असहाय हैं आप, मजबूर। अब अगला सिस्टम क्या है? ठीक है, अब अगला सिस्टम ये है कि अल्टीमेटली इसकी जो इमेज बनती है वो
एक बड़ी मैग्नीफाइड वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनती है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कितना बड़ा बनेगा? इसको डिसाइड करने के लिए चचा आपको इस पॉइंट को इससे मैच कराना है। जब ये बन जाएगा तो ये ऐसे हौले 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 आएगा और यहाँ इट विल बी A डबल डैश एंड B डबल डैश। डोंट डिस्कस, अपना दर्द आपको खुद बर्दाश्त करना है, ठीक है? एक दूसरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हो रहा है, मुझे पता है, हाँ बहुत हो रहा होगा होसड़ से, ठीक है? नहीं बना पाएंगे तो होसड़ के नंबर भी जाएंगे। ये हुआ ठीक। ये तो केवल ट्रेलर था, मिलानी तो ये वाली रही सर, ठीक। हमारे पाड़े जी का छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या है मैं बता रहा हूं, इसको मैच कराते हैं इससे। मेरे पास तो स्केल है नहीं, खैर आपकी स्केल से बेटर ही खींच दिया मैंने, ठीक है? तो ये हो गया। अब एक्चुअली ये डॉट डॉट रे इसलिए बनी है क्योंकि ये रे डेफिनेटली ऐसे हमारी लेंस से निकलने के बाद गई हो। गलत कह रहे हैं? अगर किसी को भ्रम हो तो जरा टेनियर उठा लेना। करेक्ट, ये बन गया, स्केलेटन बन चुका है डायग्राम का, ठीक है? हाँ बॉडी बनेगी अभी। A डबल डैश दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, दिख रहा है, काम चल जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या क्या किया फिर से एक बार रिकैप कर देते। पहले नाम लिख देते, ये आईपीस होगा क्योंकि आपका कजरौटा वाला नैन यहाँ बना है, ये अब ये ना कहना आँख पीछे से लीड कर रही है, ठीक है? चलिए, तो आँख के पास वाला लेंस आईपीस, ठीक है? इसके ऑप्टिकल सेंटर को कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। तो मैं एक बार दोबारा से समझाने का प्रयत्न करता हूं। ये ऑब्जेक्टिव का लेंस है, कहते हो लेंस कहाँ दिख रहा है? लेंस भी डिसाइड होगा ना। मैंने क्या कहा, क्योंकि लेंस का साइज मैटर करता है, ठीक है? मैंने क्या बताया था, जो आईपीस होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो छोटा होगा। ये ऑब्जेक्टिव है तो पहले इसको बना लो। आईपीस बड़ा होगा तो आपको समझ में आ गया है कि एटलीस्ट यहाँ तक तो बनाना ही पड़ेगा, और जितना यहाँ से यहाँ तक लेना है उतना ही ऊपर लेना है, ठीक है? तो भैया इसको ई, तो ये बन गया हमारा आईपीस। अब इससे छोटा बनना है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो अब तुम अप्रोक्सीमेट साइज लेके टाँच दो। दिखा? दिखे? अभी अभी अवतार लिया है। बेटा लेंस हमसे ना बनाओ, देख रहे हो ये वाला बढ़िया बना, ये लौकी बन गया, ठीक है? तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। थोड़ा नीचे सरका लेना है, आईपीस नीचे सरका लेना। अभी मार्किंग बाकी है। देखो बेटा, 100% ये लेंस इस, भाई देखो, इस लेंस से बना हुआ इमेज इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज चाहिए तो 100% आईपीस के, फोकस के और ऑप्टिकल सेक्टर के बीच में इसको बनना चाहिए था। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाया था और ये बात बताया था कि अगर आपको इमेज
मैग्नीफाइड और ऑब्जेक्ट के ही पीछे चाहिए। देखो ना, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनी है मैग्नीफाइड। आई बात समझ में? वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज आई बात समझ में? तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए। ये हुआ अभी, बात समझ में आया? और अब आगे कहानी बढ़ाते हैं। इस लेंस के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको आप यूओ कह सकते हो, और इस लेंस के लिए ये बनी थी इमेज, इसको आप वीओ कह सकते हैं। ठीक है, अब ये इमेज इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये डिस्टेंस को आप यूई कह सकते हैं, राइट। और फाइनल इमेज ये बनी है, इसको आप वी ई कह सकते हैं, जो कि कहां बनी है? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक और चीज बाकी है, क्योंकि ये जो फाइनल इमेज है वो यहाँ पे एंगल बना रही है, जो फाइनल इमेज एंगल बनाती, दैट एंगल इज कॉल्ड बीटा। समझे बीटा? बेटा ठीक। अभी एक डायग्राम बाकी है इसमें, फिगर 2, कि अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को उतनी ही डिस्टेंस पे, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखें आंख के सामने, आपको क्या लगा था? बड़ा आसान काम। डेरिवेशन बहुत आसान है, डेरिवेशन कूड़ा। अगर उतनी ही डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मैं ये ऑब्जेक्ट रखता हूं, तो वो आई पे कितना एंगल बनाएगा? अल्फा। तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी ई डैश। इतना डायग्राम ड्रॉ करिए, फिर उसके आगे कहानी उसके बाद शुरू करेंगे। अब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बात ना करें, फॉर्मूला डिराइव करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से हो जाएगा। जगह हमारे पास कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, आई गायब कर देते। आई आपने बना ली होगी, आंखें बना लेना इस जगह पे, ना बना पाना तो आई लिख देना, केवल चलेगा तो भी। ठीक है, स्पेस कम है, काम ज्यादा है। सबको पता है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा होता है, एंड अल्फा कॉमा बीटा आर स्मॉल, ये स्मॉल होते हैं। इस वजह से बीटा को tan बीटा लिखा जा सकता है और अल्फा को tan अल्फा। m बराबर tan बीटा। tan बीटा अगर देखा जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, tan बीटा हो जाएगा a डबल डैश, ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं सबसे लास्ट में, a डबल डैश b डबल डैश परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा? b डबल डैश e हो जाएगा। a डबल डैश b डबल डैश और b डबल डैश e परपेंडिकुलर ऑन बेस। tan अल्फा में आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है, tan अल्फा इज ab अपॉन d। इत्तेफाक से देखा जाए तो b डबल डैश e भी d ही है। देखो, b डबल डैश से लेके e तक क्या है? d है। तो बेसिकली ये दोनों बराबर हैं। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, बिकॉज b डबल डैश e जो है वो d के बराबर है, इस वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ? काट रहा हूँ। m बराबर क्या हो गया? a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी। अब हम इसमें एक ट्विस्ट लाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम ए बी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें a डैश b डैश से डिवाइड और इसमें a डैश b डैश मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, बहुत ध्यान समझिएगा। a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी, a डैश b डैश, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। गॉट इट? तो क्योंकि a डबल डैश b डबल डैश इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन a डैश b डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट विल बी मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। इसी प्रकार बोलो,
ए डैश बी डैश यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ये क्या हो गया? मैग्निफिकेशन ऑफ, बोलो, बोल ही नहीं पा रहे, साफ सुन गया। फोन साइलेंट पे कर ले प्लीज। आई बात समझ में? तो अब आप समझ गए होंगे कि मैग्निफिकेशन MO इंटू ME हो जाता है। एक दिन हमने आपसे कहा था कि हम आपको प्रूफ करा देंगे कि जब लेंस को कंबाइन किया जाता है तो उनके मैग्निफिकेशंस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये प्रूफ करा दे, जब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाया था, कंबाइंड फोकल लेंथ का पावर का फॉर्मूला, कंबाइंड फोकल लेंथ तो कंबाइंड पावर का फॉर्मूला बताया, तब मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था। वो कहा था इन फ्यूचर में डिराइव करा दूँ तो फ्यूचर आ जाए। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि जो डबल लेंस यूज करने से क्या होता है, मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो आप देखिए मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, यानी एक लेंस जितना मैग्निफिकेशन क्रिएट करता है और दूसरा लेंस जितना मैग्निफिकेशन करता है, दोनों मल्टीप्लाई जब हो जाए तो सोचो कितना तगड़ा मैग्निफिकेशन होगा। राइट? तो मैं ये कह रहा था कि मैं डिलिबरेटली डिराइव करूंगा नहीं, लेकिन वो बीच रास्ते में आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इतना कॉपी हो गया है, इतना करिए, उसके बाद जगह कम है हम और स्पेस लेंगे, जल्दी कॉपी करिए इसको। अब मैं आपको बहुत सॉलिड तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट करके। कैसे? ध्यान से देखिएगा। MO का मतलब क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। मैं यहाँ लिख रहा हूँ MO। MO क्या होता है? माइनस का VO अपॉन UO होता है कि प्लस का VO अपॉन UO होता है? प्लस का VO अपॉन UO होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है प्लस का V अपॉन U। ठीक है, तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा? VO। U क्या हो जाएगा? UO। गौर से देखो तो VO आगे की साइड में होगा, राइट साइड, तो इसका साइन क्या लिया जाएगा? प्लस। और UO किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड में, तुम्हारी साइन क्या होगा? माइनस। तो MO का मतलब क्या हो गया? MO हो गया माइनस का VO अपॉन UO। डरना नहीं। अब देखो ये काम कर रहा है एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, नहीं कर रहा है। अगर आप बस इतना लिख दो तो आपका कम से कम 40% कैलकुलेशन कम हो जाएगा। आप बस इसको इतना लिखिए, नीचे बस इतना आपको लिखना है फिगर में, एक्टिंग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इतना जैसे ही लिखेंगे तो आप ये लिखने के हकदार हो जाएंगे कि जो ME है वो 1 प्लस D अपॉन FE है। ये हमने कल आपको प्रूव कराया सिंपल माइक्रोस्कोप में, 1 प्लस D अपॉन FE हो जाएगा। तो बस खट से आप इस जगह पे लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, हेंस M बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन, बस फर्क इतना है, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने केवल 1 प्लस D अपॉन F लिखवाया था क्योंकि वहां पे आईपीस और ऑब्जेक्टिव जैसी कोई चीज थी नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आईपीस एज अ ऑब्जेक्टिव काम कर रहा है तो F की जगह मैं क्या लिखूंगा? FE। ठीक है, यहाँ पे FO का मतलब होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और FE का मतलब होगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और इसका सेकेंड केस, ठीक है, नोट कर लिया? ये नोट करिए जल्दी से। चलिए आज सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस 2 पढ़ना है। केस 2 लिखिए। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ऑब्वियस है, इतना तो कॉमन सेंस होने चाहिए आपके अंदर कि अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो एक ही तरीका है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए? फोकस पे रखा होना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको जैसा तरीका मैंने बताया था उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। एक बार फिर से आपका रिकॉल हो जाएगा, डायग्राम बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम लोग एक डॉट 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 लाइन बनाएंगे, जो कि डॉटेड लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी? ऑब्जेक्टिव का O बन जाएगा यहाँ पे। और हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव का जो सेकंड फोकस है उससे
दूर, उससे अवे, मतलब उससे बियॉन्ड हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, दो लाइट रेज निकालते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पहले पास कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इस वाली रे को जहाँ चाहिए वहाँ से आपका करवा दीजिए, ठीक है, जिससे आपका जो इमेज बनेगा वो यहाँ बन जाएगा। ये इमेज हमारा ए डैश और ये बी डैश बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस रे को आगे बढ़ा लीजिए और एक डॉट 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 लाइन और बना लीजिए। जब एक डॉट 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 लाइन और बना लेंगे तो आपको अब पता लग गया कि हम अल्टीमेटली हमारा लेंस कहाँ पे है। अब मैटर क्या है, अब इस स्थिति में हमारे पास इमेज हमें कहाँ बनानी है, इन्फिनिटी पे बनानी है ना। तो इन्फिनिटी पे तभी बनेगी जब ये आईपीस जो है हमारा, आईपीस के फोकस पे, यानी ये पॉइंट क्या होना चाहिए, फोकस ऑफ, सेकंड फोकस ऑफ आईपीस, यहाँ पे इस इमेज को बन जाना चाहिए। नहीं समझे, मतलब जब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे इस वाले लेंस के फोकस पे बनेगा तो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, फोकस पे। तो जब फोकस पे आएगा तो ऑब्वियस होगा कि जो अल्टीमेटली हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। दैट इन्फिनिटी, यानी जो स्केल लगाएंगे आप तो ये जो रेस बनेंगी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। आगे बात समझ में, इस प्रकार से काम करना है। यानी मेन बात याद रखिएगा हमेशा, जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात हो और आपसे कहा जाए कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, तो ये बात समझ जाना, पहले लेंस से जो इमेज बनेगी वो 100% दूसरे वाले लेंस के फोकस पे होनी चाहिए, ठीक है। यानी द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लेंस मस्ट बी एट द फोकस ऑफ द सेकेंड लेंस। मेरा फर्स्ट लेंस कहने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और सेकेंड लेंस कहने का मतलब आई पीस है। आई बात समझ में, तो इस प्रकार से इन्फिनिटी में इमेज बन जाएगी। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। ये वाला लेंस बड़ा होता है तो इसको आप बड़ा बना सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग इससे ये छोटा बनता है। आई बस में ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव और ये हो गया हमारा आई पीस। डायग्राम पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। यहाँ पे आई होगी, ठीक है, इसका मार्किंग कर देते हैं। नॉर्मली इसको कहा जाता है यूओ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। इसको कहा जाता है वीओ, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। इसको कहा जाता है यूई। बट क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है अब इसके फोकस पे ही है तो ये किसके बराबर हो गया, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की। तो फाइनल इमेज हमारी कहाँ बनी है, इमेज फ्रॉम आईपीस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आईपीस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कॉपी करिए, उसके बाद डायग्राम डिराइव करिए। इस डायग्राम को बनाते वक्त जो हमने कल बात बताई थी वो आज हमने बात बताई नहीं है, लेकिन बात आपके जहन में होनी चाहिए कि सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग इमेज ड्रॉ करें, सबसे पहली जो रे होती है, पॉइंट होती है, वो हमें इससे पास करानी है, ठीक है। यहाँ पे आप फिलहाल देख पा रहे होंगे कि हमें पैरेलल बनाना था, इसके पैरेलल होगा तब सही बनेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नहीं समझे? ये मेन चीज है। चलो ठीक है, अच्छा हुआ मिस हो गया, कम से कम आपके बात दिमाग में रहेगी तो ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पिछले लेक्चर में ही बताया था कि ये सबसे पहले इस वाले पॉइंट को आपको इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से मिला के बनाना है, उसी के बाद सारा काम करना है, ठीक है। खैर, ये सेकंड केस है। इसका मैग्नीफिकेशन का जो पावर का जो फॉर्मूला है वो डिराइव नहीं करना है हमको,
ठीक है, वो डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए, करने को डिराइव भी किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चीज वही होगी। दूसरा डायग्राम ये बनेगा कि ए बी ये है, डी डिस्टेंस पे हम इमेज बनाते हैं, डी डिस्टेंस पे मतलब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा और ये वाला जो एंगल बनेगा वो बीटा होगा। ठीक है, याद है आपको? तो m इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, MO इंटू ME निकल के आया था। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली डिराइव ये कर लिया था कि MO इंटू ME होता है। फिर भी हम बहुत ज़्यादा खींच के आपको बताते हैं। ठीक है, तो MO आपने क्या कर लिया था, याद होगा आपको, माइनस का VO अपॉन UO कर लिया था, और ME क्या कर लिया था, 1 प्लस V अपॉन FE कर लिया था, राइट। तो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह आप इसको एक्ट कर रहे थे, एज सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो ये आपका एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप जब इंफिनिटी पे इमेज बनी थी तो ये यहाँ पे क्या था, 1 प्लस नहीं था, राइट, केवल D अपॉन FE। इस हिसाब से M बराबर क्या हो गया, माइनस का VO अपॉन UO इंटू D अपॉन, ये आपका जब इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, उस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ये रहेगा। फॉर्मूला ही केवल पढ़ना है ताकि न्यूमेरिकल लगाया जा सके, अदरवाइज नहीं पढ़ना है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। और इस केस में अगर आपसे कोई पूछे, वैसे तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया था कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछे कोई तो कैसे बताना है, साफ साफ देख लीजिए। हम फिर से हम एक आइडिया दे देते हैं। ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में जो सेपरेशन होता है उसी को क्या कहा जाता है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कुल मिला के अगर हम VO और FE को विदाउट साइन, क्योंकि लेंथ जोड़नी है केवल, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली मैं लिख दे रहा हूँ लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दोनों केसेस में। चलो अलग से टाइटल डाल देते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप केस 1 में मुझे याद है, आपको अगर डायग्राम देखना हो तो आप देख सकते हैं। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप L बराबर क्या हो जाएगा, VO प्लस मॉड ऑफ UE। ठीक है, डायग्राम आप चाहें तो देख सकते हैं। और दूसरे केस में यही UE किसके बराबर हो गया, FE के बराबर हो गया। तो केस सेकेंड, इस केस में अगर आपका इंफिनिटी वाला केस है तो VO प्लस FE हो जाएगा। ठीक है, मॉड यहाँ बस आपकी वजह से लगाया कि आप कहीं बाद में, अभी तो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अचानक से भूल बैठे वहाँ तो आप फिर साइन वैल्यू रख दो तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, VO वैसे भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, UE माइनस में लिया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि लेंथ टोटल चाहिए इसलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेलीस्कोप। हेडिंग डाल दीजिए टेलीस्कोप। ठीक है, देखिए